नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत सभी प्रश्न वैसे ही होते हैं जो ट्रेंडिंग है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या फिर आ गया है, उससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आया है वही प्रश्न को मैं शामिल करता हूं ताकि आपका टाइम पास ना हो यहाँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो के अंतर्गत आपको जो प्रश्न मिलते हैं बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया का एकलौता वैज्ञानिक जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। सीजीएल 2021 का आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें पूछा गया था कि दुनिया का एकलौता वैज्ञानिक जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो मैंने यहाँ पे भौतिकी के अंदर रख लिए हैं, तो यहाँ पर जितने बार 2 बार जो नोबेल मिले हैं सबकी डिस्कशन साथ में कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट तो बताता हूँ। He is the only scientist in the world to have received the Nobel Prize twice in the field of physics, है ना। तो ये है जी आपका जॉन बार्डिन जो है ये फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं। एक बार ट्रांजिस्टर के आविष्कार करने के लिए। देखिए, ट्रांजिस्टर के आविष्कार जो है ये अकेले नहीं किए थे, इसमें विलियम शॉकले भी जुड़े हुए थे, जॉन बार्डिन भी जुड़े हुए थे, है ना। तो जॉन बार्डिन का ज्यादा रहा होगा योगदान, इन्हीं लिए जो है इनको 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर बाद में 1972 में अति चालकता के सिद्धांत हेतु जो नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी होता है ना, अति चालकता, है ना। तो इसके लिए जो सिद्धांत दिए थे, इसके लिए भी इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार एक ही सेक्टर में यानी फिजिक्स के अंदर जो है अचीव किए हैं। ठीक है, कौन? जॉन बार्डिन। अब तक कितने ऐसे पर्सन हैं जिसको 2 टाइम नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं? तो मात्र 4 पर्सन हैं। एक तो आपने जॉन बार्डिन देखा जो फिजिक्स के अंदर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, एक बार ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और एक बार सुपर कंडक्टिविटी का जो है थ्योरी देने के लिए, है ना। केमिस्ट्री के अंदर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है ये है आपका फ्रेडरिक सेंगर। कौन है? फ्रेडरिक सेंगर साहब जो है केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। तो 2 आदमी हो गया, एक जॉन बार्डिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपका फ्रेडरिक सेंगर। अब है एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या व्यक्ति, है ना, विज्ञान के दोनों शाखा फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं? तो आपका आंसर होता है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लाइनस पोलिंग नामक आदमी है जिन्होंने भी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, एक बार रसायन में और एक बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो यही वो 4 आदमी हैं जिसे 2 टाइम नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम आते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार 1901 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। 1901 ईस्वी में ही आपका इंडिया में पहली बार तेल की खुदाई हुई थी, डिगबोई असम के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि सबसे पहले इंडिया में तेल क्षेत्र को कहां खोजा गया था, रिफाइनरी को? तो ये आपका डिगबोई में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 1901 में ही होती है, असम में है डिगबोई। ठीक है, तो 1901 में आपका ये नोबेल प्राइज की शुरू होती है किसके नाम पे? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल साहब के जन्मदिन पे। जैसे 2022 का जो नोबेल रहा होगा, है ना, तो ये जो घोषणा कब किया जाता है कि भाई इस साल किसकी नोबेल मिलेगी? तो 10 दिसंबर को, है ना, 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहब प्रथम भारतीय है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते थे। किस लिए जीते थे? तो गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। ठीक है, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। कब? 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। करंट वाला जो नोबेल 2022 का दिया गया है, तो इसमें से 2 सेक्टर को मैंने आपको याद रखने को बोला हूं। एक आपको चिकित्सा में जो आपका मेडिकल साइंस है, इसमें आपको स्वांतो पावो को दिया गया है। किसे? स्वांतो पावो, भैया वैसे ही नाम है ना, स्वांतो पावो। और जो लिटरेचर में है ये एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। तो ये दोनों को नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो 4 सेक्टर बच गया, क्योंकि अब 6 सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 2 सेक्टर का मैंने चिकित्सा और लिटरेचर का बताया, तो 4 सेक्टर और होगा। तो वो 4 सेक्टर में एक से अधिक पर्सन इंक्लूड है, इसीलिए पूछे जाने की संभावना कम होती है। लेकिन इन दोनों की पूछे जाने की संभावना टॉप पे रहेगी, क्योंकि सिंगल पर्सन को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भी बहुत सारे भारतीय, जैसे आपको पूछेगा कि भाई प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, तो 1930
1920 ईस्वी में सीवी रमन साहब रमन खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीते थे। फिर 1968 में जो है आपका हरगोविंद खुराना साहब चिकित्सा में जीते थे। फिर आपका 1983 में चंद्रशेखर साहब जीते थे। 2014 में कैलाश सत्यार्थी साहब जीते थे। 1979 में मदर टेरेसा जी जीते थे, है ना। 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब जीते थे, है ना। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये आपका अमर्त्य सेन साहब जीते थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सेकंड बने आपका अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ राइट मतलब है भारत के बड़े बड़े लोग जो नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद 13 शतक लगाने या बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? देखिए, हु इज द प्लेयर आफ्टर वीरेंद्र सहवाग टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, है ना। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे पहला भारतीय तो सहवाग है ना, सहवाग है ना। इसके बाद किन्होंने लगाया 13 शतक टेस्ट क्रिकेट में, है ना। क्वेश्चन बड़ा जटिल मैं लिया हूं खोज के, तो ये आपका करुण नायर है। कौन है? करुण नायर। करुण नायर जो है वीरेंद्र सहवाग के बाद तीसरा शतक यानी 300 से अधिक स्कोर करने वाला एक पारी में जो है दूसरा प्लेयर बना था भारत के लिए, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग सबसे पहले बने थे 13 शतक लगाने वाले। अगर ओवरऑल आपको ये भी पूछ दिया जाए कि भाई टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक किसने मारा, मैंने आज ही एमटीएस वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये चीज बताया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये लाला अमरनाथ है। लाला अमरनाथ सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में जो है 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे, ठीक है। T20 क्रिकेट में पहला शतक किसने लगाया था? सुरेश रैना, है ना। इसी के साथ साथ सुरेश रैना ओडीआई, है ना, टेस्ट और आपका जो है T20 इन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय जो है बल्लेबाज बने थे। इसके अलावा 400 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? तो रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, ठीक है। तो ये 400 T20 मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी रोहित शर्मा के नाम ही है, 264 रन, है ना। ये विशाल सा स्कोर वनडे क्रिकेट के अंदर जो है व्यक्तिगत रूप से, है ना। दोहरा शतक लगाने वाले 5 भारतीय इस प्रकार हैं। सबसे पहले यह कारनामा सचिन तेंदुलकर ने किया, फिर यह कारनामा वीरेंद्र सहवाग ने किए, फिर रोहित शर्मा, हाल ही में ईशान किशन और हाल ही में शुभमन गिल। तो ये पांचों प्लेयर जो हैं दोहरा शतक का स्वाद चख चुके हैं, जिसमें से सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है ये ईशान किशन के नाम है, मात्र 126 बॉल में। इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 138 बॉल में दोहरा शतक बनाए थे। लेकिन अब ये क्रिस गेल को जो है ना, क्रिस गेल गिल्ले, है ना, उसको रिकॉर्ड चला गया। अब 126 बॉल में जो है ईशान किशन जो है दोहरा शतक लगाए हैं। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला शुभमन गिल है, काफी चर्च में है, ये तो ट्रेंड हो रहे हैं, आप जानते ही हैं, यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं बच्चा, है ना। काफी जो है उम्दा प्लेयर है ना। इसके अलावा जो आपका इस बार का ऑरेंज कैप है आईपीएल के अंदर, ये भी आपको शुभमन गिल को ही दिया गया। ये जीटी की तरफ से खेलते हैं, गुजरात टाइटंस के ओपनर बैट्समैन हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2023 के अनुसार बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है ना, बिजली इलेक्ट्रिक, है ना। एज पर अप्रैल 2023 हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है ऊर्जा जो है उनके मंत्रालय के मंत्री कौन है ना। तो ये है आपका राजकुमार सिंह। देखिए, आपका सीजीएल का एग्जाम अभी होने में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी यही सब करंट अफेयर आपको आएगा, ठीक है, कि भाई अप्रैल तक, फरवरी तक, क्योंकि सीजीएल में ये क्लू लगा के पूछा जाता है कि दिसंबर 2022 के अनुसार, है ना। अगर आपको आता भी है फिर भी गड़बड़ाने की चांस ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए जो है कुछ आप अच्छे से देखिएगा इनको, अप्रैल 23 के अनुसार है, ये राजकुमार सिंह है, ठीक है। इसके अलावा रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक, है ना, रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ये सभी के सभी जो है अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव साहब है ना। तो ये चारों जो है पोर्टफोलियो अपने नाम कर रखे हैं, है ना। इनके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है भैया? किरण रिजिजू। ये भी काफी तख्ता पलट हुए। पहले किरण रिजिजू जो थे ये खेल मंत्री थे, खेल मंत्री के बाद खेल मंत्री कौन बने इनके जगह पे? अनुराग ठाकुर, ठीक है। अभी किरण रिजिजू क्या है? पृथ्वी विज्ञान मिनिस्टर है ना। इसके अलावा खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है जनजातीय मामलों के मंत्री, तो ये कौन है भैया? अर्जुन मुंडा। तो इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूं इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मुंडा खुद ही जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो अर्जुन मुंडा जो है इनके मंत्री है। सिंपल सी बात है, जैसे बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो समझते ही है, चलते हैं आगे, ठीक है।
इसके अलावा जब दिन और रात की अवधि समान होती है तो ऐसे घटना को क्या कहते हैं। देखिए आपको जो है ऐसे फॉर्म में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अपसौर, उपसौर, अपसौर, उपसौर, इक्विनॉक्स, है ना, इक्विनॉक्स, है ना, ये सब जो है आपके कई चीज पूछे जाते हैं कि ये क्या क्या होता है, और इसे हम फील भी करते हैं फिर भी याद नहीं रखते और एग्जाम में जाके गलती कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फेनोमेनन कॉल्ड when the duration of day and night is equal is called equinox। क्या कहते हैं इसे, इक्विनॉक्स। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आता है जी इंग्लिश के अंदर, है ना, जब आप टीसीएस की कोई भी एग्जाम देते हो तो इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, जब दिन और रात्रि की जो अवधि है ये समान हो जाए तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है नीचे देखिए, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जब होती है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होती है, क्योंकि पृथ्वी तो कांस्टेंट है, सूर्य ही आगे पीछे होगा, है ना, तो पृथ्वी से जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होती है तो ये अपसौर कहलाता है, अपसौर। और ये घटना कब होती है, तो ये 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सूर्य जो है पृथ्वी से काफी दूर चला जाता है। ठीक है, और पृथ्वी से सूर्य जब न्यूनतम दूरी पे होती है, यानी कम से कम दूरी पे होती है, तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है। ये 3 जनवरी को होता है। तो अभी आपके सामने सुनहरा मौका है अपसौर देखने का, 4 जुलाई आने वाला है ना। और 4 जुलाई को ही अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, इसके साथ इसे भी अटैक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है, यानी सेलिब्रेट जैसे हम 15 अगस्त को करते हैं ना, वैसे अमेरिका में 4 जुलाई को करते हैं। और 4 ही जुलाई को प्राकृतिक घटना अपसौर होती है, जिस दिन सूर्य जो है पृथ्वी से काफी दूर पे चली जाती है। ठीक है, देखिए एक ज्वार भाटा वाला क्वेश्चन जो है बवाल मचाया हुआ है अभी आपके जो है एग्जाम में, है ना। तो ज्वार भाटा में मैं आपको बता दूं, देखिए खाली सूर्य का अट्रैक्शन रहे तो भी आंसर सही है, सूर्य और चंद्रमा दोनों का अट्रैक्शन रहे तो भी आंसर सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का रोल से अगर पूछ रहा है और एक ऑप्शन में तीनों का रोल दिया है तो तीनों वाला मारिए, क्योंकि इसमें सब मिली जुली कंबाइंड जो है ज्वार भाटा में मदद करता है लाने में। ठीक है, समझ गए। खाली सूर्य तो भी सही है, सूर्य और चंद्रमा वाला मान लीजिए तीनों का ऑप्शन है, एगो में खाली सूर्य का है, एगो में सूर्य चंद्रमा दोनों लिखा है, एगो में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों लिखा है, तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों वाला मारिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये आंसर सही होगा, है ना। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। जब उफान आता है समुद्र में तो उसे ज्वार कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, गांव घर में बोलते हैं ना तुमको ज्वार उठ गया है क्या, है ना। तो ज्वार जो है लहर ज्यादा आ जाता है उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे की तरफ डाउन होती है ना उसे भाटा कहते हैं। ये भी फिक्स है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, समय भी फिक्स है, समय भी फिक्स है। 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पे जो है एक घटना दोहराती है ना, और 12 घंटा 26 मिनट पे, और अगर मान लीजिए अभी ज्वार आया है उसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है भाटा आएगा, फिर 6 घंटा 13 मिनट के बाद फिर से ज्वार आएगा, मतलब 12 घंटा 26 मिनट के बाद एक घटना दोहराई जाती है ना। समझ गए आप, 2 बार आता है ज्वार, 2 बार आता है भाटा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय क्रिकेट पर आधारित पुस्तक ए कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, एक कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड के लेखक कौन है। देखिए क्रिकेट के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंडिया में मॉडर्न राइटर में पुस्तक लिखे हैं ये आपका रामचंद्र गुहा जी हैं। ठीक है, रामचंद्र गुहा क्रिकेट पे काफी सारे पुस्तक लिखे हैं। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है और क्रिकेट वाला टर्म दिख रहा है और ऑप्शन में रामचंद्र गुहा भी दिख रहा है तो रामचंद्र गुहा को मार के आना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड बेस्ड ऑन इंडियन क्रिकेट, है ना, तो ये है आपका रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा। अब देखिए इनके क्रिकेट वाला कितने पुस्तक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, है ना, स्पिन एंड अदर टर्म्स, आप जानते हैं ना स्पिन, स्पिनर बॉलर होता है और बॉल जो टर्न करता है, तो ये दोनों क्रिकेट का टर्म है, जुड़ा हुआ शब्द वाली से मतलब पुस्तक का नाम है, तो ये भी रामचंद्र गुहा ही लिखे हैं। द स्टेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये भी रामचंद्र गुहा ही लिखे हैं। इसके अलावा भी कई सारे पुस्तक लिखे हैं, गांधी आफ्टर इंडिया, गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, ये सब भी रामचंद्र गुहा के ही पुस्तक हैं। लेकिन क्रिकेट वाला जो मैंने 3-4 बताया कि अगर आपको कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए कि भाई किसको चूज करूं और आपको क्रिकेट का टर्म दिख रहा है पुस्तक के अंदर और नीचे में रामचंद्र गुहा भी दिख रहा है और तुक्का खेलना हो तो रामचंद्र गुहा के साथ खेल लेना एक एक हाथ। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से मुगल वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर। तो मुगल वंश के कुछ क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रूलर्स ऑफ मुगल डेस्टिनी, है ना। तो बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, मैंने सही सजाया है, राइट आंसर है। आपको कैसे याद रखना है, तो मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। बाबर के बाद कौन आया भैया, हुमायूं, है ना। हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर। अकबर के बाद कौन आया, उसका बेटा सलीम या जहांगीर।
सलीम के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, इससे आपको अरेंज करके ऑप्शन देगा और 3 गो ऑप्शन गलत रहेगा, 1 गो ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन रखा है देखिए, बाबर। बाबर कहाँ है? यहाँ। फिर शाहजहां, हुमायूं नहीं आया, कोई बात नहीं, अकबर नहीं आया, कोई बात नहीं, सलीम नहीं आया, कोई बात नहीं, शाहजहां तो आया, शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो एकदम करेक्ट सजा हुआ है ना। तो आपको भी कुछ सजाना मतलब जो शासक है उनके क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। यही चीज आपको जो है प्रेसिडेंट के साथ याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो आप अपने इंडिया का जो राष्ट्रपति है उनके भी क्रम से कई बार क्वेश्चन हमने भी अटेंड किया है सीजीएल के अंदर कि भाई हमारे देश के राष्ट्रपति का सही क्रम है। तो राजेंद्र प्रसाद से नहीं पूछेंगे क्योंकि पता है बच्चे सब याद कर लिए हैं, राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन साहब, है ना, ये इसके बाद जाकिर हुसैन साहब, तो ये सब नहीं पूछेंगे। आपको जो बीच बिचवा वाला है ना, बीवी गिरी, है ना, ये जो नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, इसके बीच से डाल देंगे और आपको अरेंज मतलब सही क्रम पूछ लेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, देखिए, है ना। इसके वाला 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुई थी? इन व्हिच स्टेट वाज द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहां पे हुआ भैया? तो 5वां वाला जो हुआ है ये अभी अभी लेटेस्ट में हुआ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर कराया गया है, ठीक है। इस खेल में सबसे अधिक पदक किसने जीता है? तो सबसे अधिक पदक जो है महाराष्ट्र जीता है, इसीलिए महाराष्ट्र जो है विनर है, विनर है, विनर है ना, मतलब विजेता है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर कराया गया था पिछला साल यानी 2021 के अंदर? तो ये आपका हरियाणा के पंचकुला में करवाया गया था, ठीक है। 21-22 में हरियाणा के, नहीं 21 में करवाया गया था, हरियाणा के पंचकुला में करवाया गया था। तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये आपका असम के अंदर हुआ था। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2018 में कहां पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो जर्नी है कहां कहां हुआ था, और लेटेस्ट वाले के विनर का नाम जरूर रखें, महाराष्ट्र है। अगर आपको लेटेस्ट वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है ना, 2023 में हुआ है, ये कहां पे हुआ? एमपी के अंदर हुआ है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक गोल्ड भी किसने जीता, तो गोल्ड भी पार्टिकुलर से एमएच मतलब महाराष्ट्र ही जीता, और ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक भी महाराष्ट्र ही जीता है। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2022 में हुआ था, 36th नेशनल गेम, 36th नेशनल गेम, ये कहां पे हुआ था? ये आपका गुजरात के अंदर हुआ था। यहां पर जो विजेता विनर घोषित किया गया था, ये सर्विसेज टीम को घोषित किया गया था, सर्विसेज टीम को घोषित किया गया था। लेकिन अगर ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक की बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल में, तो यहां भी पदक महाराष्ट्र जीता था। तो फिर विजेता क्यों नहीं बना? तो इस खेल का नियम है भैया कि गोल्ड का रेशियो देखा जाता है, तो गोल्ड जो है सर्विसेज के पास ज्यादा था, इसीलिए इसे विजेता बनाया गया था, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अभी हुआ नहीं है, होना है, ये 2023 में गोवा के अंदर होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। भवाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भवाई फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है, भवाई। अब देखिए राजस्थान से और भी देखिए, जैसे राजस्थान में घूमर नृत्य होता है। घूमर नृत्य जो है ये आपका मतलब मीना समुदाय के लेडीजों के द्वारा की जाने वाला नृत्य है, जो गणगौर महोत्सव के उपलक्ष्य में करा जाता है, ठीक है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक पनिहारी होती है नेजा, नेजा का नाम आपने सुना नहीं होगा शायद। नेजा जो है ये भी आपके गुजरात में होती है, एक प्रकार का फॉर्म नृत्य, है ना। कलबेलिया सुने होंगे, काफी ट्रेंड में भी पूछे जाते हैं, कलबेलिया सपेरों का नृत्य कहा जाता है ना, ये भी राजस्थान का है। कठपुतली आपने पिक्चर में देखा होगा, पीटी जिंटा का एक पिक्चर है, उसमें कठपुतली डांस है, शायद पहेली पिक्चर है वो, है ना, इसमें है ना। इसके अलावा ये सभी के सभी जो है राजस्थान के हैं। राजस्थान में और क्या है? गुरु शिखर चोटी है, गुरु शिखर चोटी है, गुरु शिखर चोटी, ये किसका चोटी है? अरावली पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और राजस्थान का भी ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। राजस्थान में ही माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर है ना, ये सब राजस्थान में है। थार मरुस्थल राजस्थान में है, पिंक सिटी राजस्थान में है, डिडवाना झील, सांभर झील राजस्थान में है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है लाहो तथा बांग्ला, ये मेघालय में मनाए जाने वाली त्योहार है, महोत्सव है ना। गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पनिहारी गुजरात में है। अब बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि भैया यहाँ पे आपने भवई इस क्वेश्चन को बताया कि राजस्थान में होती है, फिर आप बता रहे हो कि भवई गुजरात में होती है, तो क्या चक्कर है? मैंने आपको बता रखा है कि भाई बहुत सारे ऐसे हमारे आर्ट एंड कल्चर की चीजों की मतलब चीज हैं जो एक से अधिक स्टेट में हो सकती है। मैं सबसे अच्छा उदाहरण की छठ पूजा जो है बिहार का फेमस पूजा है, लेकिन यूपी के कुछ पार्ट में मनाए जाते हैं। उसी प्रकार से ये भवई जो है ये आपका गुजरात और राजस्थान दोनों के अंदर मिल जाएगा। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गुजरात, ये तीनों जगह मिल जाएंगे, है ना। तो आश्चर्यचकित नहीं होना है, ठीक है।
इसके अलावा कूली, रंगोली, तमाशा, लावनी, महाराष्ट्र, है ना। इसके अलावा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, लेजिम, लेजिम भी लिख लीजिएगा, लेजिम। इसके अलावा फुगरी, फुगरी, फुगरी भी लिख लीजिएगा, फुगड़ी। तो ये भी जो है आपके महाराष्ट्र के ही हैं। देखिए कूली गलत लिखा गया भैया, ये कूली लिख लेंगे तो मुल्क राज आनंद साहब के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका किताब का नाम है कूली, है ना। तो यही वाला कूली है, मुल्क राज आनंद नामक जो शख्स है यानी राइटर हैं, ये लिखे हैं कूली। यहाँ पे हमको ऐसा वाला कोली लिखना है, कोली। कोली वस्तुतः जो है महाराष्ट्र में एक समुदाय है, जाति का नाम है, जो जिनका पेशा होता है आपका जो मछली पालन वगैरह, ठीक है। तो इसकी नाम पे कोली डांस है, ये कोली काट दीजिएगा, कोली लिखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा अप्रैल 2023 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। देखिए राज्यपाल से सीजीएल में क्वेश्चन जरूर आते हैं, राज्यपाल और सीएम से, तो इसे अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। तो अप्रैल 2023 तक जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश टिल अप्रैल 2023। तो ये शिव प्रसाद शुक्ला है। आपको याद होगा कि बहुत सारे राज्यपाल को जो है तबादला एक के झटका में कर दिए थे, है ना। तो ये इन्हीं में जो है पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब। कौन थे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब। इन्हीं के जगह पे सक्सीड कौन किए, शिव प्रसाद शुक्ला, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो पहले हिमाचल प्रदेश के थे, ये बन गए अब बिहार के। कहाँ के बन गए भैया, तो बिहार के बन गए क्या, गवर्नर। और पहले बिहार के गवर्नर कौन थे, फागू चौहान, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और कब तक ये पोस्ट पे रहेंगे, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल जो है राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट जो है आपका कार्यपालिका का प्रधान होते हैं केंद्र के अंदर, और राज्यों में जो है राज्यपाल होते हैं कार्यपालिका का प्रधान। समझ गए। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का प्रथम रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री को कब स्थापित किया गया था। व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री एस्टेब्लिश्ड इन अंटार्कटिका। तो ये भैया 1983-84 में जो है दक्षिण गंगोत्री को एस्टेब्लिश्ड किया गया था। हालांकि अब इससे ज्यादा काम नहीं लिया जाता है ना। लेकिन ये भारत का पहला जो है रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका के अंदर, ठीक है। देखिए अंटार्कटिका विधेयक 2022 भी पेश किया गया है। तो ये जो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, बीवीआई करके रखेंगे। अंटार्कटिका से करंट फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अंटार्कटिका में 2 और स्टेशन है, ये कौन कौन से हैं भैया, तो एक आपका मैत्री है और तीसरी आपकी भारती है। तो कौन सा हो गया, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो ये 3 स्टेशन जो है भारत का अंटार्कटिका में है, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है, मतलब, है ना। तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश संश्लेषण में ये आपका रासायनिक ऊर्जा में होती है, केमिकली एनर्जी में जो होता है आपका रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड इन फोटोसिंथेसिस, है ना। तो आपका जो है किस में हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में हो जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को, है ना। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है ये सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल या पिगमेंट जो होता है, लवक जो होता है, उनकी उपस्थिति में ही अनिवार्य, मतलब उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है इस प्रकार की, माने फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के लिए। क्या रात के समय फोटोसिंथेसिस होता होगा, तो आप कहोगे जी नहीं सर, क्योंकि रात के समय तो प्रकाश रहता ही नहीं है, सूर्य जो है मतलब नहीं रहेगा तो कैसे चमकेगा, ठीक है, मतलब कैसे होगा, है ना। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए जो है कि क्यों जरूरी है भाई, तो जैसे हमें खाना बनी बनाई मिल जाती है, कभी कभी होटल में मिल जाती है, कभी घर में, कभी खुद बना के, है ना। तो पेड़ पौधे भी खाने बनाते हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए चाहिए ना फूड। तो ये प्रक्रिया में ही उसे भोजन और अन्य पोषक तत्व की जो है प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो इससे हमें क्या फायदा है, तो भाई पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ हम सुनते हैं ना, तो हमें क्या फायदा है, तो हमें यही फायदा है कि ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ऑक्सीजन जो है मिलता रहेगा, पेड़ पौधे रहेगा तो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि खपते नहीं होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पे इतना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सब चीजें की लेवलें खराब
खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पेड़ पौधा जरूरी है ना। तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए फायदा कारक भी है और ज्यादा होने पे घाटा भी है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः हमारे लिए जो है घाटा का ही सौदा है, नहीं, जरूरत भी है। नहीं रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आग वगैरह लग जाएगा तो जल्दी बुझवे नहीं करेगा, है ना। तो ये भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मतलब फायदा ज्यादा घाटा है ना। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और ऑक्सीजन को जो है हमें मतलब सप्लाई करते हैं, हमको देता है ऑक्सीजन, जिससे हम जीते हैं भैया। तो पेड़ पौधे क्यों जरूरी है ये समझ गए। प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है ये समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है ये भी आप समझ गए, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पौधों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। भैया क्लोरोफिल प्रदान करता है, मैंने बताया था। क्लोरोफिल है ना कई प्रकार के होता है ना। क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है ना। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट ही हरा वाला काम करता है ना। इसके अलावा जो पेड़ पौधे दूसरे पे आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। देखिए ये चाहे पेड़ पौधे की बात हो चाहे किसी जीव की बात हो, अगर दूसरे पे डिपेंड है तो इसे पैरासाइट ही कहते हैं। एक पैरासाइट मूवी भी आया था, पैरासाइट है ना, एक मूवी भी आया था, मैंने शायद उसका आधा देखा है, आप लोग भी देखे ही होंगे, है ना। विदेशी मूवी है भैया पैरासाइट, है ना। तो पैरासाइट क्या होती है कि जो दूसरे पे डिपेंड हो, जैसे माथा में जो जू होता है, ऐसे कुरियाता रहता है माथा, तो उसमें जो है हम पे डिपेंड है, हमारा खून पी के जी रहा है, तो वो भी परजीवी है ना। इसके अलावा जो खटमल वगैरह है ये भी परजीवी है, क्योंकि वो डिपेंड है किसी दूसरे पे, अगर दूसरे का खून नहीं मिलेगा तो मरिए जाएगा, तो परजीवी है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, किसी भी पेड़ पौधे पे फेंक दीजिए वो जिंदा ही रहता है, तो ये भी परजीवी है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो पेड़ पौधे से कुछ पूछा जाता है ये है कि जाइलम उत्तक से किसकी प्रवाह होती है, कि किस चीज की सप्लाई होती है। तो आप कहोगे जी वाटर, है ना, जल की सप्लाई होती है जाइलम उत्तक से। और फ्लोएम, फ्लोएम फॉस से फ्लोएम, फ्लोएम फॉस से फूड, है ना, फ्लोएम से फूड की सप्लाई होती है। अब इस फूड में डिपेंड करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्या क्या बनाया है, जो भी पोषक तत्व है वही उनका फूड है भाई, और उनका हमारे तरफ थोड़ी ना भात दाल तरकारी होगा, है ना। तो यही चेन जो है ये फ्लोएम उत्तक के द्वारा सप्लाई होती है। और बहुत सारे पौधे में जाइलम और फ्लोएम उत्तक नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि हर पौधे में होता है ऐसा, है ना। ये भी हम किसी दिन पढ़ा देंगे, जो पौधे का वर्गीकरण है थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, ये सब देख के पता चलता है कि किसमें होता है और किसमें नहीं होता है जाइलम और फ्लोएम। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला हमारा है पेड़ पौधे में श्वसन कहाँ से होता है, तो हरा भाग से, है ना। हरा भाग या फिर इसे रंध्र कहते हैं हिंदी में, है ना, पत्ती में पाया जाता है ये सूक्ष्म छिद्र रंध्र, या फिर अंग्रेजी में इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ से श्वसन की क्रिया होती है ना। इसके अलावा पेड़ पौधों में जनन अंग अगर मादा हो तो उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर। खास करके फूल को रिलेट करके ये चीज पूछा जाता है कि फूल में जो मादा अंग होती है, मादा जनन अंग होती है, उसे क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं या जायांग कहते हैं। यही चीज जब आपका पुरुष जनन अंग होता है पेड़ पौधे में तो इसे जो है पुंकेसर कहा जाता है या फिर पुमंग कहा जाता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है पेड़ पौधे के रिगार्ड में थोड़ा बहुत, है ना। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कुल कितने सदस्य देश है। प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, तो IMF में जो है वर्तमान में 190 सदस्य देश है। कितने हैं, 190 सदस्य देश हैं। IMF की स्थापना किस सम्मेलन के अनुसार हुआ था, तो ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की अनुशंसा पे हुआ था या फिर आधार पे हुआ था। IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की जो है आपकी स्थापना इसी सम्मेलन के रिगार्ड में हुआ था। कौन सी सम्मेलन, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की अनुशंसा या आधार पे कब हुआ था। देखिए आपको जो है अच्छे किताब 1944 लिख देंगे, लेकिन 1944 में इनकी कार्य शुरू नहीं हुई थी। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट हुआ और आज सब देश उस आ गए और आज से काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको स्टार्टअप होने में समय लग गया, है ना। तो 44 में जो है स्थापना माना जाता है, एस्टेब्लिश्ड, लेकिन जो काम की स्टार्टिंग है इन्होंने 45 से करा था। तो आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। अगर विश्व बैंक या IMF की स्थापना की बात कर रहे हैं और ऑप्शन 44 है तो 44 ही मारना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर 44 नहीं है, 45 46 है तो फिर 45 मारना पड़ेगा। दोनों बात समझ गए, है ना। इसके अलावा जो विश्व बैंक है ये अपने सदस्य देश को कैसा ऋण देता है, कैसा लोन देता है, तो मध्यकालीन ऋण देता है, न तो बहुत कम समय के लिए न तो बहुत अधिक समय के लिए, मतलब बीच बीचवा वाला ऋण देता है। ठीक है, लेकिन जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, अधिक समय के लिए ऋण जो है अपने सदस्य देशों को प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रकाशन है इसका नाम क्या है, विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व आर्थिक
आउटलुक, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। और ये साल में 2 बार प्रकाशित करते हैं, कौन, IMF। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एस बालचंद्रन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये है आपके जी बीना से, बीना से संबंधित है एस बालचंद्रन साहब। बदरुद्दीन डागर साहब भी बीना से ही संबंधित है। जाकिर हुसैन, लतीफ खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब को अभी हाल में ही पद्म विभूषण दिया गया है। क्या? पद्म विभूषण जो 6 आदमी को दिया गया है करंट वाला, इनमें एक साहब जो है जाकिर हुसैन साहब भी हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ये जो भी महाराज सरनेम है इनकी 2 प्रोबेबिलिटी बचती है, या तो तबला बजाते होंगे अगर वाद्य यंत्र से पूछा है तो, और या फिर अगर क्लासिकल डांस से पूछा है तो आपको इन्हें कथक नृत्य के साथ रिलेट करना पड़ेगा। कथक नृत्य से ज्यादातर महाराज होते हैं, जैसे बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, है ना, ये सब जो है कथक से संबंधित है। या फिर देखिए यहाँ पे आपका गुदई महाराज, किशन महाराज, एक लच्छू महाराज है, ये भी तबला बजाते हैं, तो ये तबला बजाते हैं। और मैंने एक चीज और बता रखा है कि तबला वादक को अगर आपको घराना पूछा और नाम अगर आपको जो है इस प्रकार के हो, महाराज जैसे नाम हो, सरनेम लगा हो, तो उसे जो है बनारस घराना जो है लेके जाइएगा, वहां से मिल जाएगा। तो ये सब कुछ ट्रिक है जो आपको ऑप्शन छांटने में काम आते हैं जी, है ना। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, ये सरोद के प्लेयर हैं। बाद बाकी निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर सितार के प्लेयर हैं। देखिए पंडित रविशंकर से मैं एक चीज हमेशा बताऊंगा कि पंडित रविशंकर इनको सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारतीय स्तर पे, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। हालांकि ए.आर. रहमान को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है, लेकिन पंडित रविशंकर को पहली बार मिला है। इसके अलावा जो पंडित रविशंकर है ये सेकेंड जो है आपका म्यूजिशियन हुए जिन्होंने भारत रत्न जैसे अवार्ड को अचीव किया। 1999 में पंडित रविशंकर साहब को भारत रत्न दिया गया था। अगर संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न की बात करें तो 1998 में एम सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था, जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका पंडित रविशंकर को 99 में मिला, 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में लता मंगेशकर और पंडित बिस्मिल्लाह खां को मिला, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला, 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिला। तो 2, 2, 4 और 2, 6 वो कैरेक्टर है जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला हमारा चक्रवाती स्थिति में केंद्र में दाब कैसा होता है? इन साइक्लोनिक कंडीशन द प्रेशर इन द सेंटर इज, तो लो होता है, कम होता है। ठीक है, चक्रवात में केंद्र की जो दाब होती है वो कम होती है, और जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे दाब जो है बढ़ जाती है। ठीक है, दाब क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके अलावा है ना, इसीलिए तो चक्रवात बाहर के तरफ आता है जी। चक्रवात विनाशकारी होता है हमारे लिए। ठीक है, देखेंगे चक्रवात में बिल्डिंग वगैरह ढह जाता है तो केंद्र में कम दाब रहता है, तो पानी जो है नीचे उधर ही केंद्र में न रह के समुद्र के तरफ जमीन के तरफ भागता है, क्योंकि उधर दाब ज्यादा है ना। दाब ज्यादा रहेगा तो जगह खाली होगा तो उधर पानी भागेगा, है ना। और प्रति चक्रवात में जस्ट इसका उल्टा होता है कि केंद्र में दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होगा तो वहां का जगह खाली ज्यादा होगा, तो पानी उल्टा दिशा में यानी बाहर की तरफ भाग के अंदरे जाता है, जिससे क्या होता है, जो जमीन पे जनजीवन रह रहा है उसको ज्यादा खतरा नहीं होता है। ठीक है, चक्रवात के बाद जो है मौसम में धुंधलापन छाया रहता है, वर्षा वगैरह होने की संभावना होती है, और प्रति चक्रवात के बाद जो है मौसम साफ रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, ये सब चक्रवात के उदाहरण है जो अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे हरिकेन वगैरह ये आपका अमेरिका वगैरह में आता है, टाइफून जो है ये दक्षिणी चीन सागर में, चीन और जापान में आती है। क्या? टाइफून। तो ये सब समझ लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना किससे संबंधित है? टू whom is the 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड? तो भैया ये शिक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन ये लागू कब से होता है? तो 2010 ईस्वी से लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 से, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। यह मौलिक अधिकार को अनुच्छेद आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हो गया तो मौलिक अधिकार कितने
कितने हैं भैया फंडामेंटल राइट? तो 6 हैं, जो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मौलिक अधिकार को जो है पार्ट 3 में रखा गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर कर लेते हैं? तो 12 से लेके 35 तक के बीच के आर्टिकल को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के द्वारा जो है मतलब वर्णन किए गए हैं। इसके अलावा मैंने संविधान के 4-5 भाग में क्या है आपको याद रखने को बताया हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले भाग 2 का नंबर आता है तो नागरिकता है, सिटीजनशिप है। भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में आपका डीपीएसपी जो आपका वो है ना, नीति निर्देशक तत्व है ना, तो ये आपका भाग 4 में है। भाग 5 में यूनियन है। भाग 6 में आपका स्टेट्स है ना। इस प्रकार से जो है कुछ आपको जरूर ध्यान रखना है, 2-4 भाग शुरुआती के, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है और फिर लास्ट के पूछे जाते हैं जहां पर चुनाव आयोग है, ठीक है। तो ये सब कुछ जरूर देख लें। भाग कितने ओवरऑल 22 है, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त है ना, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के टर्म एनडीपी में डी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं चुनिंदा जो आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं। जैसे एनडीपी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डोमेस्टिक हो जाएगा। जीवीए पूछा जाता है, इसका होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू VUE है ना, वैल्यू एडेड, ADDED एडेड है ना, तो ये आपका जीवीए हो जाता है। इसके अलावा जीडीपी, इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो सभी जानते हैं, आए दिन जीडीपी पेपर में हम पढ़ते रहते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे नेट करके आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जो नहीं मारना। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जीएनपी होता है, और कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? मतलब जो चीफ कमांडर होते हैं सेनाओं का, वो मराठा की तरफ से जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई, सबसे पहले कब हुई? तो 1761 में हुई। किसके किसके बीच में हुई? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह के बीच में हुआ था, है ना, अहमद शाह के अब्दाली, है ना, ये अफगान शासक थे, है ना, तो इनके बीच में हुआ था। तो इसमें जो है मुगल का सेनापति, सॉरी माफ कीजिएगा, मराठों का सेनापति कौन थे? तो आपका सदाशिवराव भाऊ थे। कौन? सदाशिवराव भाऊ थे। अब देखिए आपको नीचे 3 ईस्वी दिख रहा होगा, ये ईस्वी किसके लिए है? तो पानीपत के 3 लड़ाई के लिए है। पहले में बाबर विजय हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरे में अकबर विजय हुआ था, अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। तीसरा में अहमद शाह विजय हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये पानीपत की 3 इंपोर्टेंट लड़ाई है। इसी प्रकार से तराइन के 3 इंपोर्टेंट लड़ाई है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। 1191 है, 1192 है और 1215 है। देखिए 1191 और 92 में सेम कैरेक्टर रहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब और इधर मोहम्मद गोरी, है ना। तो पहले वाले में 91 बारे में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय होती है, और दूसरे बारे में जो 1192 वाला है यानी तराइन की सेकेंड लड़ाई, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। और 1215 में इल्तुतमिश की विजय होती है, जिसमें कुबाचा को जो है पटक दिया था यानी मार दिया था पानी में डुबा के, है ना। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में होता है आपका 1215 में पानीपत की तृतीय लड़ाई। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के जो है सीजीएल वाले वीडियो में सुझाए गए प्रश्नों की वीडियो मतलब सीरीज। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।